और इस बीच जो खबर आ रही है वो बिहार के बेगूसराय से आ रही है, जहां जानकारी है कि बेगूसराय गोलीकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 7 पुलिसकर्मियों को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस का यह कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बेगूसराय गोलीकांड में ये इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। जो जानकारियां मिल रही है वो ये कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई इस गोलीकांड में की है और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। गिरफ्तारी भी अब हुई है और पुलिस का यह कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे अभी जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर। उसके उद्भेदन के लिए हमने 4 विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें लगातार कल हमारे जो पड़ोसी जिला हैं और हमारे जिलों के अंदर जहां भी संभावित ठिकाने थे अपराधियों के आने के और जाने के, सभी जगह सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है और सभी जगहों पे लगातार छापेमारी की गई है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के दौरान हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स मिले हैं, उसका भी हम लोग मिलान करा रहे हैं। इसके अलावा मैंने सभी 4 टीमों को आदेश दिया है कि जितने भी लोग अभी जेल से छूटे हैं उनकी पहचान करें और जो भी लोग हमारे सस्पेक्टेड हैं, रडार में आ रहे हैं, उन सभी के घरों पे छापेमारी अभी भी चल रही है। तो बेगूसराय में मंगलवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने तांडव मचाया। बताया गया कि बाइक पर सवार बदमाश 30 किलोमीटर की दूरी तक फायरिंग करते रहे और रास्ते में जो भी दिखा उसे शूट करते गए। बेगूसराय की सड़कों पर मंगलवार को जिस तरह तांडव मचा, ये तस्वीरें दहशत को बयां कर रही हैं। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश सरेआम फायरिंग करते रहे। रास्ते में जो भी दिखा उसे गोली मारते गए। बदमाश सड़क पर गोलियां बरसाते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बताया गया है कि इन सिरफिरे बदमाशों ने कई लोगों को गोली मारी, जिसमें से एक की मौत हो गई। डर सा एकदम तरतरते चल गया। हमको पता नहीं चला गोली लगा कि नहीं लगा, मतलब खून बहान तो हम ठेला पर से गिर गए। मतलब सब आदमी गरम होने लगे। सब बोला कि पड़का फूटा। सब बोलने लगे पड़का फूटा। हमको तो गोली लग गया, हम गिर गए। 10 कदम बढ़ा वो मछली जहाँ बेचता है ना, वहाँ पर एक लड़का कार लग गया है हमको। मारते एकदम चलते बढ़ा। कोई बोला कि मोटरसाइकिल पर था, हम तो देखबो नहीं किए किधर से गोली आया नहीं आया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। अभी तक बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है, तो वहीं बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी गई। बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने करीब 30 किलोमीटर की दूरी में 50 राउंड फायरिंग की थी। गोली लगने से एक आदमी की मौत हो गई है। अभी तक हमलावरों की शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त कर रही है। न्यूज़ 18 की टीम उस इलाके में पहुंची जहां बदमाशों ने फायरिंग की थी। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोटरसाइकिल सवार अपराधी इसी रास्ते बछवाड़ा होते हुए पहले बरौनी चौक पर पहुंचे और फिर इसी हाईवे होते हुए आगे बढ़ रहे थे और जैसे भी उनके सामने कोई दिखाई दे रहा था उनके ऊपर फायरिंग कर दे रहे थे। अब तक 11 लोगों के ऊपर इन लोगों ने फायरिंग किया है और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 4 लोग थे 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और ये हाईवे है, इसी रास्ते पहले बछवाड़ा में उन लोगों ने फायरिंग किया और फिर उसके बाद आगे बढ़े, बरौनी चौक पर पहुंचे 0 माइल पर। वहां पर से आगे बढ़ते हुए इसी रास्ते वो लोग आगे बढ़ रहे थे और ये जो इलाका है काफ़ी व्यस्त माना जाता है। शाम के वक्त में इस इलाके में बाजार लगता है और यहाँ पर अपराधी जब पहुँचे थे उन्होंने इसी चौक पर उन लोगों ने मलीपुर चौक है ये, जो दिनकर का इलाका, राष्ट्रकवि दिनकर का इलाका माना जाता है और सामने ये राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर गेट बना हुआ है और ये मलीपुर चौक है जहां पर फायरिंग हुई थी इस दुकान पर। और सामने जो ये मछली बेचने वाला है इसके पास एक आइसक्रीम दुकान वाला था जिसके ऊपर मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने फायरिंग की और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते आए। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं इस इलाके में शाम के वक्त में बाजार लगता है और इस बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और इसी हाईवे से होते हुए वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए।
और पूरे मामले में जो बड़ा अपडेट है वो भी आप जान लीजिए। बेगूसराय में फायरिंग की इस घटना के बाद बिहार सरकार के ऊपर अब सवाल भी उठ रहे हैं। विरोधियों ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आई बेगूसराय जिले से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं पार्टी के बड़े नेता भी नीतीश कुमार पर निशाना साधने से नहीं चूके। अब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबुल तो आम कहां से हो। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी बिहार की कानून व्यवस्था और बेगूसराय में हुई फायरिंग को लेकर नीतीश सरकार से सवाल पूछे। ये घटना अपने में दर्शाती है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है और प्रशासन और कानून का डर तो मुझे लगता है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कारण भी है भैया, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती। अभी तक जितनी अपराध हुए हैं बिहार में, अगर आप एक एक करके देखें, ना के बराबर किसी भी अपराध में किसी भी अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। आप बनिस्बत बाकी राज्यों को देखें जहां पे कन्विक्शन रेट लगभग 90, 91, 92% होता है। बिहार सरकार पर सवाल उठे तो सत्ता पक्ष की तरफ से सफाई भी पेश की गई। जेडीयू की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। बेगूसराय की आपराधिक घटना लीक से हटकर एक असामान्य आपराधिक घटना को अपराधी ने अंजाम दिया। यह दुखद है, मार्मिक है और चुनौतीपूर्ण है। स्वाभाविक है ऐसे सवाल पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगा, जो उनका धर्म है, लेकिन हमारी प्राथमिकता केवल और केवल एक है कि जल्द से जल्द अपराधी कानून के जद में आए। जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया है उसको कानून के तहत जेल की सलाखों तक पहुंचाना हमारा प्राथमिक दायित्व है। फिलहाल इस घटना के बाद बिहार में कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठने लगे हैं और नीतीश सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर बिहार सरकार विरोधियों के निशाने पर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार खौफ के ब्लड में है। बेगूसराय में क्या हो रहा है? दिन में गोली चलती है, एक व्यक्ति मरते हैं, घायल होते हैं, पटना में डीएसपी थाने में पिट जाते हैं, आपके पार्टी के एक नेता चले जा रहे हैं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा, क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। द होल फाउंडेशन ऑफ आरजेडी इज बेस्ड अपॉन दीज एलिमेंट्स ऑफ माफिया, ऑफ करप्ट पीपल एंड क्रिमिनल्स। तो बेगूसराय गोलीकांड के बाद से नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर है और इसी बीच बीजेपी नेता राकेश सिन्हा का भी बयान आ गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में राजनीतिक संरक्षण में अपराध हो रहा है। ये सरकार अपराधियों के बल पर चल रही है। बेगूसराय में खूनी तांडव हुआ है। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा जी। सिन्हा जी, 6 घंटे यानी 40 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, 6 जगहों पर लोगों को गोली मारी गई। किस तरह से इस पूरी घटना को देखते हैं? देखिए, जब राजनीतिक संरक्षण में अपराध होता है तो पुलिस निहत्था बन जाती है, और जिस तरह का की आपराधिक घटना कल बेगूसराय में घटी है और पुलिस जिस तरह से निष्क्रिय रही है, इसका साफ तात्पर्य है कि राजनीतिक नेतृत्व के संरक्षण के कारण पुलिस की निष्क्रियता थी। बेगूसराय एक औद्योगिक केंद्र है
जहां हजारों मजदूर और हजारों लोग बाहर से आके काम करते हैं और एकमात्र बिहार का औद्योगिक नगर है। उस वहां पर कानून व्यवस्था को तार-तार करने का तात्पर्य है औद्योगिक विकास को रोकना, और ये सुनियोजित ढंग से नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। जब 16 लोगों पर फायरिंग हुई, उसमें 15 लोग घायल हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और बिहार के मुख्यमंत्री का न बयान आया है, न कोई मंत्री बेगूसराय पहुंचा है। ये दिखाता है कि न सिर्फ असंवेदनशील हैं, बल्कि इस घटना के प्रति उनकी एक तरह से सहमति है। नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। इस्तीफा देने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बिहार की जनता लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती है, उसका आत्मविश्वास खोता जा रहा है। बिहार फिर जंगल राज 2 में प्रवेश करने की सूचना दे रहा है। और बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से मिल रही है वो आपको बताया, सांगली जिले में कुछ लोगों ने बच्चा चोरी के शक में 4 साधुओं की पिटाई कर दी। इसका वीडियो सामने आया है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर अब तक पिटाई करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बच्चा चोरी के शक में देश के अलग अलग इलाकों में ऐसी घटनाएं हर रोज हो रही हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र का है, जहां पर सांगली में भीड़ ने 4 साधुओं को पीट दिया। तो ये जो घटना है वो महाराष्ट्र के सांगली की है, जहां मंगलवार को कुछ लोगों ने साधुओं की पिटाई की। बच्चा चोरी का आरोप लगाकर के भीड़ ने साधुओं की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सामने आया है। यूपी के मथुरा में रहने वाले 4 साधु भगवान के दर्शन कर कर्नाटक से लौट रहे थे और तब महाराष्ट्र के सांगली में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली और बच्चा चोरी का आरोप लगाकर उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान चारों साधु उनसे रहम की भीख मांगते रहे और छोड़ देने की गुहार लगाते रहे, जिसका मारपीट कर रहे लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। मारपीट से पहले कुछ लोगों ने साधुओं से उनके बारे में पूछताछ भी की और उनके कागज भी देखे, लेकिन इसी दौरान वहां सफेद शर्ट पहना एक आदमी आया और उसने साधुओं को गाड़ी से बाहर खींचने की कोशिश करते हुए पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद लाल रंग की शर्ट पहने आदमी ने भी गाड़ी में पीछे बैठे साधुओं पर हमला बोल दिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। भीड़ ने साधुओं को चारों ओर से खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला और फिर एक आदमी बेल्ट लेकर उन पर टूट पड़ा। पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और जाँच कर रही है। तो महाराष्ट्र के सांगली जिले में बच्चा चोरी के शक में 4 साधुओं के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। बिल्कुल, पुलिस का एक्शन है। मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी पुलिस कर चुकी है। मंगलवार को कर्नाटक से भगवान के दर्शन कर वापस लौट रहे यूपी के मथुरा जिले के रहने वाले 4 साधुओं के साथ महाराष्ट्र के सांगली जिले में कुछ लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की थी, जिसमें पहले तो सांगली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन मामले पर जब संज्ञान डीजीपी ने लिया तो सांगली जिले की पुलिस हरकत में आई और साधुओं के साथ मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लवंगा गांव में कुछ घटना घड़ी है, जिसमें इन साधु संतों पर कुछ गांव के लोगों ने असॉल्ट किया है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस स्पॉट पे गई और उन साधुओं को हॉस्पिटल ले जाकर उनका औषध उपचार करा के उनसे घटना जो हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन ली गई। साधुओं से मारपीट के वीडियो के आधार पर सांगली पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। अभी कई आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई है। बच्चा चोरी की अफवाह के साथ लोगों की पिटाई के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। इसी अफवाह के चलते मंगलवार को सांगली में साधुओं की पिटाई कर दी गई। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है। यहाँ अलीगढ़ में एक सरफिरे लड़के ने सरेआम लड़की को गोली मार दी और फिर खुद को भी शूट कर लिया। पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। तो अलीगढ़ में सिरफिरे ने गोली मारी है, एक लड़की को गोली मारी है। सरेआम लड़की को गोली मारने की तस्वीरें भी सामने आ गई है। दरअसल ये पूरी जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आई है। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से ये हैरान कर देने वाला वीडियो अब सामने आया है, जिसमें एक सिरफिरे लड़के ने सरेआम एक लड़की को गोली मार दी और इसके बाद खुद को भी गोली मारी। दिल दहला देने वाली घटना बगल के दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना शाम के वक्त की है। सीसीटीवी में एक लड़का दुकान पर आता दिखाई दे रहा है, जिसके कुछ पलों बाद ही दुकान के अंदर से एक लड़की बाहर की तरफ भागती दिखाई दी। लड़के ने उसे दोबारा खींचा और गोली मार दी।
इसके बाद वहीं मौके पर सिरफिरे लड़के ने खुद को भी शूट कर लिया। घटना जिले के खैर थाना क्षेत्र के गौतम चौराहे की है। बताया जा रहा है कि लड़के और लड़की के बीच पिछले 8 सालों से प्रेम संबंध थे। इसी दौरान लड़की के घर वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह कर दी। इसी बात से नाराज लड़का अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा और उसे गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को गंभीर हालात में अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। अगली बड़ी खबर गोवा से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। तो इसी पर कांग्रेस ने हमला भी भारतीय जनता पार्टी पर किया है कि कांग्रेस जोड़ने का काम करती है और बीजेपी तोड़ने का। लेकिन बड़ी खबर गोवा में एक बड़े झटके के तौर पर, जहां कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो गोवा की सियासत में आज जैसे उथल पुथल देखने को मिली, कुछ ऐसी उथल पुथल 2019 में भी हो चुकी है। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे और उसी के बाद 2 और विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, तो वहीं उनकी पार्टी बिखरती जा रही। गोवा में कांग्रेस के 11 विधायकों में 8 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जिन विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा, उनमें गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत भी शामिल हैं। कांग्रेस का कुनबा बिखरने पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कांग्रेस पार्टी पर चुटकी ली। काँग्रेसची जी भारत जोडो यात्रा असते, गोंयांतल्यान काँग्रेस छोडो यात्रा सुरुवात जाता। 8 आमदारांचे हांव भारतीय जनता पार्टीत स्वागत करता। 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में इसी साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें एनडीए के 25 और कांग्रेस के 11 विधायक चुनकर आए थे। बड़ी खबर उज्बेकिस्तान में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की, रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए आज होंगे रवाना। चीन और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता पर सस्पेंस भी है और ऐसे में इस सस्पेंस का पर्दाफाश तब होगा जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और क्या घटनाक्रम होता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारी पूरी हो चुकी है। 15 सितंबर यानी कि कल से इस समिट की शुरुआत होने वाली है। इस बैठक में भारत की भूमिका के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ये भी आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए उज्बेकिस्तान का समरकंद पूरी तरीके से तैयार है। समरकंद का शहर सभी सदस्य देशों के झंडों से पटा हुआ है। कोरोना की वजह से 2 साल तक कोई मीटिंग नहीं हो पाई। एससीओ के सदस्य देशों के नेता 2 साल के बाद मिल रहे हैं, लिहाजा इस बार इस सम्मेलन में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समरकंद में, जहां एससीओ समिट की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और कल से शासनाध्यक्षों का आना शुरू हो जाएगा। 9 देशों का ये एससीओ शिखर सम्मेलन, जिसमें 3 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं और 6 और सहयोगी मेंबर हैं, जिसको मिलाकर 18 मेंबर से ज़्यादा इसके सदस्य हैं और तमाम देशों के झंडे आप यहाँ लहराते देख सकते हैं। समरकंद 2022 में इनका जो लोगो है वो दिखेगा आपको। भारत का झंडा आपको उज्बेकिस्तान के बाद सीधा ऊपर लहराता हुआ नजर आएगा। इस शिखर सम्मेलन में भारत का रोल बेहद अहम है। कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होनी है। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान के साथ भी औपचारिक बैठक के आसार नहीं है, जबकि रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस साल भारत जैसे ही उज्बेकिस्तान में ये समिट शिखर सम्मेलन खत्म होगा, भारत इसकी अध्यक्षता लेगा और अगले साल भारत में एससीओ का शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल एससीओ शिखर सम्मेलन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और अगली बार इस बैठक की अध्यक्षता भारत ही करेगा। तो हम सब जानते हैं कि एससीओ का शिखर सम्मेलन इस वक्त उज्बेकिस्तान में हो रहा है और अगर एससीओ के भूभाग को देखें तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है।
चीन और भारत जैसे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भी इसमें शामिल हैं। उधर रूस जैसा भारी भूभाग वाला देश भी इसका हिस्सा बनेगा। वहीं बात अगर की जाए इन देशों की सीमाओं की, तो देखिए हम मैप के जरिए जानले अपने व्यूअर्स को समझाते हैं कि अगर हम इन देशों की सीमाओं की बात करें तो बहुत सारे विवाद भी हैं और इसीलिए शांति और स्थिरता इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि एससीओ में कौन-कौन से देश शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस, ये तमाम देशों का झंडा प्रीति इसके पहले हमने दिखाया भी था कि कैसे इन देशों का जो फ्लैग है वो वहां पर लहरा रहा है। तो एससीओ की मीटिंग में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे, लेकिन इस मीटिंग से अलग प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन, ईरान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्र अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। इस द्विपक्षीय मीटिंग के मायने क्या हैं? चलिए वो भी आपको बता देते हैं। पुतिन से जब मोदी मिलेंगे तो क्या बात होगी? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से जब प्रधानमंत्री मिलेंगे तो मीटिंग का मुद्दा क्या होगा? इस पर अब पूरी दुनिया की निगाहें हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। ऐसे में पुतिन भारत से मदद की उम्मीद रखते हैं। तो एक मुश्किल की घड़ी वहां पर है रूस के लिए, इसलिए वो भारत का समर्थन लगातार चाहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से ये बायलैटरल तय है कि वहां कैसे भारत, रूस का तेल, रूस का प्राकृतिक गैस, रूस से व्यापार, ये तमाम चीजें और खासकर यूक्रेन युद्ध को लेकर जो समर्थन है भारत का वो जरूरी होगा। पुतिन के बाद जो सबसे अहम मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की है वो है ईरान के राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी की। इब्राहिम रईसी को उम्मीद है कि भारत उनके साथ भी रूस की तरह ही पेश आए और अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद भारत ईरान से तेल खरीदे। इसके अलावा बातचीत में भारत चाबहार पोर्ट का मुद्दा उठा सकता है। ईरान के प्रीमियर रईसी की बात है, उनके साथ जो बातचीत होगी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जो रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया भर में जो रूस के तेल पर जो प्रतिबंध लगा है उसको लेकर एक बाजार खुला है। तो एक कोशिश ये हो रही है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीदने का ऑप्शन मिले, इसलिए ईरान के राष्ट्रपति रईसी के साथ बातचीत जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एससीओ समिट बेहद महत्वपूर्ण, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल प्रधानमंत्री यहां से रवाना होंगे उज्बेकिस्तान के लिए। तैयारियां क्या है और क्या जानकारियां आ रही हैं, अमिताभ सिन्हा बता रहे हैं। में जहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सड़कों पर आप सन्नाटा देख सकते हैं, सड़कों पर अब परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता, सुरक्षा इतनी चाक चौबंद की गई है। साथ ही साथ इतना नज़र आ रहा है कि जब दुनिया के राष्ट्रपति पुतिन, शी जिनपिंग, चाइना के प्रीमियर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब यहाँ पर मौजूद होंगे, 18 देशों के शासनाध्यक्ष मौजूद होंगे इस इलाके में, तो कितनी सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम बता दें एससीओ समिट की सबसे खास बात यह है कि अब इस बैठक में जो शी जिनपिंग के साथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी की जो बायलैटरल की संभावनाएं थी वो कम होती जा रही हैं। अब तक कोई भी इस पर कंफर्म नहीं कर रहा है कि दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो पाएगी नहीं, इसलिए संभावनाएं क्षीण नजर आ रही हैं। हालांकि दोनों देशों ने एक पहल की थी, PP-15 जो पेट्रोलिंग पार्टी 15 और गोगरा बेसिन से जो अपनी सेनाएं पीछे खींचने की जो बात की थी, इन सब तमाम चीज़ों के बाद भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा था। 12 तारीख को खत्म हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक दोनों देश आगे बातचीत नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जब यहाँ एक मंच पर साझा करेंगे तो आगे G20 समिट, आगे जो समिट होने वाले हैं उसमें दोनों शासनाध्यक्षों को बातचीत करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब जहाँ तक रही बात द्विपक्षीय बातचीत की, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के साथ अभी तक तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही है और यहाँ भी इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि अभी तक ऐसा कुछ तय नहीं है। अभी तक कुछ भारतीय विदेश जो MEA है, जो विदेश विभाग भारत का, इस बारे में कुछ नहीं बता रहा है। अब गंगोत्री हिमालय में नए औषधियों की खोजबीन से जुड़े हुए अभियान को लेकर के बाबा रामदेव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि गंगोत्री धाम आज पहुंचे और वहां आयुर्वेद, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के संयुक्त अभियान दल को रवाना किया। तो उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से अब नए जो औषधि है उनकी खोज की जाए हिमालय पर, बाकी पर्वतों पर। उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा अभियान है जिसकी आज शुरुआत हुई है।
तो गंगोत्री हिमालय में नए औषधियों की खोजबीन से जुड़े अभियान का बाबा रामदेव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। अब बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर गंगोत्री में नए औषधियों की खोज करेंगे। आयुर्वेद की दुनिया में क्रांति लाने वाले अभियान की आज से शुरुआत हो गई। 7 संस्थानों के संयुक्त अभियान की ये यात्रा 10 दिनों तक चलने वाली है, जिसकी शुरुआत योग गुरु बाबा रामदेव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने अपने हाथों से की। हिमालय के रक्तवन में औषधीय जड़ी बूटी की तलाश में नीम, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और पतंजलि आयुर्वेद की संयुक्त टीम रवाना हो गई है। ये संयुक्त टीम हिमालय के दुर्गम भौगोलिक इलाकों में औषधीय सर्वेक्षण करेगी, जो कि गंगोत्री हिमालय के रक्तवन में आरोहण से शुरू हुई। 42 साल बाद रक्तवन ग्लेशियर में लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अनाम और अनारोहित पर्वत शिखरों का आरोहण करेगी। इन संयुक्त टीम का नेतृत्व आयुर्वेद योगपीठ के कुलपति आचार्य बालकृष्ण और निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट करेंगे। ये रोमांचक है और हर्षित है हम हिमालय की उन शिखरों में, उन चोटियों में जहाँ सदियों से ऋषि महर्षियों ने तपस्या की। उस तपोभूमि में, वो भी हिमालय की शिखरों में जाने का हमें मौका मिला है। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि पतंजलि ने योग और आयुर्वेद से हटकर एक और साहस का कदम उठाया है, जिसके तहत गंगोत्री के रक्तवन ग्लेशियर क्षेत्र में पर्वतारोहण और खोज अभियान चलाकर वनस्पति, प्राकृतिक स्वरूप और आरोहण की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। और इस बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम से बात की योग गुरु बाबा रामदेव ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्या कुछ कहा दोनों ने, सुना देते हैं आपको। मुख्यमंत्री, एक ऐसी यात्रा जो हमें लगता है कि पहाड़ जैसी चुनौतियां होंगी इस 10 दिन में, जो कि पूरी टीम के लिए होंगी। क्या लगता है सर? वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरुआत हुई है, अंत भी बेहतर होगा। देखिए, पहाड़ जैसी यात्रा है और पहाड़ जैसे इरादे हैं। पहाड़ जैसी यात्रा, ज्ञानवर्धक यात्रा और पहाड़ जैसे जो चुनौतियां होंगी, लेकिन इरादे मजबूत है स्वामी जी। इरादे तो मुझे तो लगता है ये रक्तवर्ण से, क्या रक्तवर्ण? रक्तवर्ण गंगोत्री की सहायक नदी एक। ओह, तो ये रक्तवर्ण और अनाम आरोहित चोटियों के नामकरण और उनके आरोहण का यह जो पूरा पराक्रम है, वह मुझे लगता है इस उत्तराखंड की इस भूमि के लिए ही नहीं, पूरे पर्वतारोहियों के लिए एक यादगार होगा और इस उत्तराखंड को विश्व की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी बनाने से लेकर के विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ टूरिज्म, रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी केंद्र उत्तराखंड होगा। माने सांस्कृतिक समृद्धि के साथ ये अपने आप में विकास के नए आरोहण उत्तराखंड चढ़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और भागती दौड़ती जिंदगी के बीच में एक ऐसी यात्रा जो कि ज्ञान से परिपूर्ण हो, जो कि संजीवनी देने वाली यात्रा हो, जीवनदायिनी यात्रा हो, कितना जरूरी पुष्कर जी आपको ये लगता है? एक ऐसी जिंदगी जहाँ पर अब निरोग काया पाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। अब वो जड़ी बूटियां भी सामने आ सकती हैं जो कि क्रांति लाएंगी वैश्विक तौर पर। देखिए, निश्चित रूप से ये योग और आयुष की भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है और जड़ी बूटियों का यहाँ भंडार है। और ये जिस प्रकार की खोज में आचार्य बालकृष्ण जी और उनकी पूरी टीम निकली है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक ऐसा काम होगा जो हमेशा मील का पत्थर साबित होगा। और मील का पत्थर साबित होने के साथ साथ जी देखो ना पीछे गंगा जी और श्रद्धालुओं का इतना जो है विराट समूह। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के 8 विधायक सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में सभी ने ली सदस्यता। काँग्रेसचे 8 आमदार भारतीय जनता पार्टी जॉईन झाल्यात। ओमान की राजधानी मस्कट में टला बड़ा हादसा। एयर इंडिया के विमान में धुआं निकलने के बाद सुरक्षित निकाले गए सभी यात्री। कोचीन आ रहा था विमान।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर में जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है सवाल जवाब।